मेरा नाम मयूर है। लोग अक्सर कहते हैं किस्मत जन्म के साथ ही तय हो जाती है, और शायद मेरी किस्मत ने भी उसी पल से मुझसे बैर मोड़ लिया था जिस दिन मैंने इस दुनिया में पहली सांस ली। मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। एक छोटी की जान के सिर से माँ का आंचल उड़ जाना कितना भारी होता है, यह शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे माँ बाप ने उसी दुख को मेरी कमजोरी कभी नहीं बनने दिया। मुझे क्या पता था कि एक रात सब कुछ पलट देने वाली है। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया था। खिड़की के बाहर तेज बारिश की बूंदें जोर शोर से टकरा रही थी, मानो आसमान किसी बड़ी मुसीबत की खबर सुना रहा हो। यह रात इतनी डरावनी थी कि उसने मेरी पूरी जिंदगी का मोड़ हमेशा के लिए बदलवा दिया। उसी वक्त में घर के दरवाजे पर खड़ा अपने पापा का इंतजार कर रहा था, बिल्कुल अनजान कि अब वह कभी वापस नहीं लौटेंगे। मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़ दिया था। एक मासूम बच्चे के लिए माँ का साथ खोना कितना कष्टदायी होता है। मेरे पापा ने उस कमी को कभी मेरे सामने आने नहीं दिया। पापा का नाम अनिल था। वह सरकारी विभाग में काफी ऊंचे ओहदे पर थे। समाज कहता था कि अकेला मर्द बच्चे को पालना असंभव होता है, खासकर जब नौकरी की जिम्मेदारी भी हो। लेकिन मेरे पापा ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिखाया। मुझे याद है जब मैं थोड़ा समझदार होने लगा था, तब रिश्तेदारों ने, खासकर मेरे राजेश चाचा को, दादी ने एक बार अनिल का हाथ थामकर बड़े प्यार से कहा था, अनिल बेटा, तू कब तक अकेले मयूर को ऐसे पालेगा? इस बच्चे को माँ की जरूरत है। तू दूसरी शादी कर ले, यह बच्चा अकेला कैसे बड़ा होगा? पापा ने मुझे गोद उठाया, मेरे माथे पर प्यार भरा चुंबन दिया और मुस्कुराते हुए दादी से बोले, माँ जी, अगर दूसरे आने वाली ने मेरे मयूर को यह ममता नहीं दी जो इसका हक है, तो मैं क्या कर लूंगा? मेरा बेटा मेरी पूरी दुनिया है। मैं इसे किसी सौतेली माँ के भरोसे नहीं छोड़ सकता। मैं इसका बाप हूँ और माँ भी। और सच में उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। सुबह जल्दी उठते, मुझे तैयार करते, नाश्ता खिलाते और ऑफिस साथ ले जाते। उनके ऑफिस में एक छोटा सा कोना मेरे लिए बना रहता था, जहां मेरे खिलौने रखे होते। फाइलें देखते हुए बीच बीच में आकर मेरे साथ खेलते भी। 4 साल की उम्र तक मैंने अपने पापा के ऑफिस को सबसे सुरक्षित जगह मानता था। फिर स्कूल शुरू हुआ तो रूटीन थोड़ा बदल गया। पापा खुद मुझे स्कूल छोड़ने जाते, वापसी पर गेट पर खड़े मिलते, घर लौटकर मेरे लिए खाना बनाते, मेरी हर छोटी बड़ी बात पूरी करते। महंगे स्कूल में दाखिला दिलवाया, कपड़े, जूते, बैग, सब कुछ बेहतरीन। मैंने कभी यही सवाल नहीं उठाया कि मेरी माँ कहाँ है, क्योंकि पापा के प्यार ने मेरे दिल में कोई खालीपन पैदा ही होने नहीं दिया। मैं 8 साल का हुआ तब दुनिया की चीजें समझ में आने लगी। पापा मुझे बाजार ले जाते, हर चीज की कीमत समझाते, अच्छी बुरी चीजों का फर्क बताते। हमारी जिंदगी इतनी खुशहाल थी कि लगता था हम दोनों की दुनिया में दुख का कोई नामोनिशान नहीं। एक दिन बाजार में थे, पापा को नकद की जरूरत पड़ी। वे मुझे लेकर एटीएम कियोस्क में गए। मैं हैरानी से उस मशीन को देख रहा था। पापा ने जेब से कार्ड निकाला, मशीन में डाला, मुड़कर मुस्कुराते हुए बोले, मयूर बेटा, देखो यह जादुई कार्ड है। जरूरत पड़ने पर इसे डालते हैं, पैसे निकल आते हैं। मैंने मासूमियत से पूछा, पापा क्या यह सबको पैसे देती है? पापा हंसे, मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, नहीं बेटा, यह तभी पैसे देती है जब हम इसे सीक्रेट कोड बताते हैं। इसे पिन कहते हैं। कोड गलत हुआ तो मशीन नाराज हो जाती है, कार्ड वापस नहीं करती। फिर उन्होंने मुझे गोद में उठाया, कान में धीरे से कहा, देखो मैं तुझे अपना कोड बता रहा हूँ। यह हमारा राज है, कभी किसी को मत बताना। मेरी छोटी उंगली पकड़कर 4 अंक दबाए। मशीन ने बीप की और नोट बाहर आ गए। मैं तालियां बजाने लगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यह छोटा सबक और यह 4 अंकों का कोड आगे चलकर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। पापा शायद जानते थे कि दुनिया इतनी क्रूर है, इसलिए वे मुझे समय से पहले समझदार बना रहे थे। उस दिन मैं खुशी खुशी स्कूल गया। पापा ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, हाथ हिलाकर कहा, अपना ख्याल रखना मयूर, शाम को जल्दी आऊंगा, आज तेरी पसंद का खाना खाने चलेंगे। मैंने जोश से सिर हिलाया और स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि यह पापा के साथ मेरी आखिरी मुलाकात थी।
यह हाथ तो मुझे अलविदा कह रहा था, अब कभी मेरे सिर पर नहीं रखा जा सकेगा। स्कूल की छुट्टी हुई, मैं गेट पर खड़ा इंतजार कर रहा था। पापा जो हमेशा पहले पहुंच जाते थे, आज कहीं नहीं दिखे। बारिश और तेज हो गई। बाकी बच्चे मम्मी पापा के साथ चले गए। मैं अकेला खड़ा बूंदों को देख रहा था। अचानक पुलिस की जीप और एम्बुलेंस गेट पर रुकी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। फिर मेरे राजेश चाचा वहां पहुंचे, जो माँ की मौत पर भी नहीं आए थे और साल में एक दो बार ही मिलते थे। वे जोर जोर से रो रहे थे, मेरा भाई तू हमें छोड़कर कहाँ चला गया। मैं सोच रहा था यह वही चाचा है जो पापा से जलते थे, जायदाद के लिए हमेशा झगड़ा करते थे। पापा की लाश बुरी तरह शीत विशीत थी। बताया गया कि एक बड़ा ट्रक उनकी गाड़ी से टकराया और मौके पर ही मौत हो गई। मैं लोगों के बीच से गुजरा, चारपाई के पास पहुंचा, चेहरे से कपड़ा हटाने की कोशिश की तो चाचा ने हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, मत देख, डर जाएगा। मैं चीखा, मुझे पापा से बात करनी है। वे सुबह बोले थे आज बाहर खाना खाएंगे, वे ऐसे नहीं सो सकते। चाचा ने मुझे कसकर पकड़ा और कान में कहा, तेरे पापा परमात्मा के पास चले गए, अब कभी नहीं लौटेंगे। अब मैं हूं ना, तेरा बाप, तेरा सब कुछ। मैं पापा के पास बहुत रोया, क्योंकि पहली बार उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वे हमेशा के लिए चुप हो गए। मुझे नहीं पता था कि यह हादसा नहीं, एक गहरी साजिश थी। उस दोपहर भूख ने मेरे छोटे से पेट को इतना कचोटा कि मैं किचन तक पहुंच गया। चाची चूल्हे के पास खड़ी थी। मैंने कांपते स्वर में कहा, चाची जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल सकता है क्या? चाची ने चम्मच पटकते हुए मेरी तरफ देखा और गुस्से से बोली, अरे वाह, सारा दिन बस ठूसने की फिक्र। इस कलमुहे को देखो, तेरी माँ ने तुझे जन्म देते ही जान दे दी और अब तूने बाप को भी खा लिया। हर वक्त मुंह खोलकर खाना मांगने आ जाता है। मैं सिसकते हुए बोला, पर पापा तो मुझे हर समय पर खाना खिलाते थे। यह सुनकर चाची का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे तेजी से मेरे पास आई और मेरे कान को इतनी जोर से मरोड़ा कि मेरी चीख गूंज उठी। खबरदार, जो मरे हुए का नाम लिया वह अब खत्म हो चुका है, राख बन गया है। अब कोई यहाँ तुझे रोटी खिलाने नहीं आएगा। रोटी चाहिए तो मेहनत कर, जा बर्तन मांज ले, तभी मिलेगी। आंसू बहाते हुए मैं सिंक की ओर बढ़ा। मेरे नन्हे हाथों में बड़े बड़े बर्तन और भगोने संभाले नहीं रहे थे, लेकिन पेट की जलन इतनी तेज थी कि मैंने हिम्मत करके सब साफ कर डाले। उस रात मुझे एक सूखी रोटी मिली। उसे चबाकर मैं अपने तंग कमरे में पहुंचा और पापा की तस्वीर से चिपक कर दिल फाड़ कर रोया। धीरे धीरे दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए। राजेश चाचा ने पापा की सारी जायदाद, बैंक के पैसे, कागजात सब पर जाली निशान और दस्तखत लगवाकर अपने नाम करवा लिए। मुझे उस अच्छे स्कूल से निकाल दिया गया। उनका बहाना था कि इतना महंगा खर्चा उनके बस का नहीं, मगर असल में वे मेरे पापा की कमाई पर ऐशो आराम कर रहे थे। उनके अपने 2 लड़के किरण और रविंद्र उसी महंगे स्कूल में पढ़ाई करने लगे, जबकि मैं घर के छोटे मोटे काम संभालने लगा। कभी कभी राजेश चाचा मुझे अपने पास बुलाते और संदिग्ध नजरों से ताकते हुए पूछते, मयूर, तेरे पापा ने तो खूब दौलत जोड़ी थी, कहाँ छुपाई होगी? कभी किसी लॉकर, तिजोरी या गुप्त जगह का जिक्र किया था क्या? मैं चुपचाप रहता। पापा की एटीएम वाली बात मेरे दिमाग में गहरे उतर चुकी थी, लेकिन मैंने कभी जुबान नहीं खोली। मन में एक अजीब सा खौफ था। अगर मैंने बता दिया तो शायद ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे और सारा पैसा हथिया लेंगे। पापा ने खुद कहा था, यह हमारा राज है। मैं उस राज को छिपाए रखने का फैसला किया हुआ था। अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। मेरे पास गर्म कपड़े नाम की भी चीज नहीं बची थी। मेरे अच्छे महंगे कपड़े अब चाचा के बेटे के शरीर पर चमक रहे थे और मैं फटे पुराने रगों में ठिठुरता रहता। एक रात ठंड इतनी जबरदस्त थी कि मेरे दांत आपस में टकरा रहे थे। मैं चुपके से पापा के पुराने कमरे में दाखिल हो गया। सोचा शायद कोई गर्म चीज मिल जाएगी। अलमारी खोली तो सामने वही पुराना कंबल पड़ा था, जिसे पापा हमेशा अपने पास रखते थे। वे कहते थे, यह उनकी माँ की आखिरी निशानी है। सारी दुनिया की सुविधा होने के बावजूद उन्हें इसी कंबल में सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। मैंने कंबल को सीने से लगाया। उसमें अब भी पापा की हल्की सी खुशबू बाकी थी। लगा जैसे उन्होंने मुझे गले लगा लिया हो। मैं जमीन पर ही उस कंबल को ओढ़कर लेट गया। बहुत दिनों बाद मुझे किसी के साथ होने का एहसास हुआ। मैं नींद की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुला।
राजेश चाचा कमरे में दाखिल हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और लालच मिला हुआ था। मुझे कंबल में लिपटा देख उनके चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान फैल गई। अरे वाह, शहजादे साहब यहाँ आराम फरमा रहे हैं, उठो मेरे साथ चलो। मैं घबरा कर उठ बैठा। कहा चाचा जी। चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बाहर से तो प्यार जताने वाले लग रहा था, मगर उसकी पकड़ लोहे की तरह सख्त थी। तुझे तेरे पापा से मिलवाने ले चलता हूँ। शायद वहां तेरे पापा को तुझसे कोई बात कहनी हो, और हो सकता है वो बाकी दौलत का राज भी बता दे। मैंने चाचा की तरफ देखा। एक बच्चे के लिए पापा से मिलने की बात कितनी खुशी देने वाली थी। सच में वो मुझसे बात करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, चल देखते हैं। चाचा ने वही पुराना कंबल मेरे चारों ओर अच्छे से लिपटा और मुझे गोद में उठा लिया। मैं खुशी से झूम उठा। लगा शायद वे मुझे शमशान घाट ले जा रहे हैं, जहाँ पापा का अंतिम संस्कार हुआ था। मुझे क्या पता था कि यह सफर मुझे यादों की जगह एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। चाचा मुझे लेकर बाहर निकले। बारिश अब भी बरस रही थी। गाड़ी में बैठते वक्त मन ही मन सोचा, आज शायद मेरी दुआ कबूल हो गई। मगर मुझे क्या खबर थी कि यह रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात साबित होने वाली है। गाड़ी के वाइपर तेजी से काम कर रहे थे, मगर मूसलधार बारिश की वजह से आगे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं पिछले सीट पर बैठा पापा के कंबल में सिमटा हुआ कांप रहा था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी घुटन थी। राजेश चाचा पूरी तरह खामोश थे और बार बार रियर व्यू मिरर से मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरों में ऐसा कुछ था जो मैं उस उम्र में समझ नहीं पाया। डरते डरते मैंने पूछा, चाचा जी, शमशान घाट बहुत दूर है क्या? इतनी रात को वहां जाना डरावना नहीं होगा? चाचा ने बिना मुड़े सख्त लहजे में कहा, चुप रह, ज्यादा सवाल मत कर। हम शमशान नहीं जा रहे, ऐसी जगह जा रहे हैं जहां तेरे पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर मेरा दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मतलब वे जिंदा है। मैंने जोश में कंबल को और कसकर सीने से लगाया। शायद चाचा मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, मगर बारिश और अंधेरे ने सब धुंधला कर दिया। कुछ देर के बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके में दाखिल हुई। स्ट्रीट लाइट कम थी, जो भी थी हल्की फुल्की जल रही थी। गाड़ी एक पुरानी इमारत के सामने रुकी। लोहे का बड़ा गेट बंद था। ऊपर एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था। चाचा ने इंजन नहीं रोका, बस बैठे बैठे बोला, नीचे उतर जल्दी। मैं हैरान हुआ, यहाँ? चाचा जी, यहाँ तो कोई नहीं है। पापा अंदर है क्या? चाचा गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकले और पिछले दरवाजे से मुझे बाजू से पकड़कर खींच लिया। ठंडी बारिश का पानी मेरे मुंह पर पड़ा। मैंने सिकुड़ते हुए कंबल सिर पर डाल लिया। चाचा मुझे गेट के सामने बने छोटे से छज्जे तक ले गए, जो बारिश से थोड़ा बचाता था। मुझे वहां बिठाकर बोले, यही बैठ, हिलना मत। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, फिर अंदर चलेंगे। अंदर ही तेरे पापा है। मैंने मासूमियत से सिर हिलाया। ठीक है चाचा जी, मैं यही हूँ, आप जल्दी आएगा। चाचा पलटे और तेजी से गाड़ी की तरफ भागे। वे अंदर बैठे और बिना एक पल गवाए गाड़ी रिवर्स में डाल दी। मैं बैठा बैठा देखता रहा, उम्मीद कर रहा था कि वे मुड़कर आएंगे, मगर गाड़ी ने एक झटका खाया और अंधेरे में गायब हो गई। मैं वही बैठा रहा। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट, 10 मिनट बीत गए। बारिश और तेज हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ गरज और पानी की आवाज। अचानक डर ने मुझे जकड़ लिया। चाचा जी, मैं कांपते स्वर में पुकारा। कोई जवाब नहीं। चाचा जी, आप कहाँ हैं? इस बार थोड़ा जोर से पुकारा। मेरी आवाज वीरान सड़क पर गूंजती रही और लुप्त हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वे मुझे सचमुच छोड़कर चले गए। शायद गाड़ी खराब हो गई या रास्ता भूल गए। मैं खुद को तसल्ली दी। घुटनों के पास हाथ लपेटे, सिर घुटनों में छुपाकर बैठ गया। इंतजार के वे पल इतने लंबे थे, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मेरी पलकें भारी हो रही थी। ठंड और थकान ने मुझे इतना कमजोर कर दिया कि मैं गेट के साथ ही टेक लगाकर सो गया। अचानक मेरे बदन में ठंड की तेज लहर दौड़ी, जैसे कोई बर्फीला झोंका सीधे हड्डियों तक पहुंच गया हो। मैं झटके से जागा। आंखें खोली तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठंडी हवाएं अब भी तेज चल रही थी। दांत आपस में बज रहे थे। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। चारों ओर गहरा अंधेरा फैला था। फौरन याद आया, मैं राजेश चाचा के साथ यहाँ आया था। इधर उधर देखा, न गाड़ी थी न चाचा।
मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अजीब सा डर ने मुझे जकड़ लिया। वे तो मुझे पापा से मिलवाने लाए थे, मगर यह जगह तो पूरी तरह वीरान और अनजान लग रही थी। क्या चाचा मुझे भूल गए या फिर जानबूझकर यह छोड़कर चले गए? यह ख्याल आते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने खुद को पापा के कंबल में और ज्यादा छुपाने की कोशिश की। ठंड से बचने के लिए कंबल का कोना पकड़ा और गले के पास लपटने लगा। तभी कंबल के निचले हिस्से में सिलाई के अंदर कुछ सख्त सी चीज हाथ लगी। यह न रुई थी न कपड़े का कोई हिस्सा। मैंने आंसू पोंछे और अंधेरे में टटोलने लगा। यह चीज प्लास्टिक जैसी सख्त थी। मन में बेचैनी बढ़ गई। अपनी छोटी छोटी उंगलियों में मैंने उस कोने को उधेड़ना शुरू कर दिया। पुराने धागे आसानी से टूट गए। हाथ अंदर डाला और यह चीज बाहर निकाली। स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी में मैंने देखा एक नीला बैंक कार्ड था। ऊपर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा था। मैं अभी अच्छे से पढ़ नहीं पाता था, मगर कोशिश की। MAYUR, मयूर, मेरे मुंह से अनायासा निकला। अरे, यह तो मेरा नाम है। यह वही कार्ड था जैसा पापा के पास होता था। कार्ड के साथ एक छोटी सी पर्ची चिपकी थी जिसमें 4 अंक लिखे थे। मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। वह दिन याद आया जब पापा मुझे ATM लेकर गए थे और बोले थे यह 4 अंकों का कोड हमारा राज है। पर्ची पर लिखे नंबर देखे बिल्कुल वही थे। मेरे छोटे से दिमाग में बात बैठ गई। यह कार्ड पापा ने मेरे लिए ही छुपाया था, मगर कंबल के अंदर क्यों? क्या पापा को पहले से पता था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है? मैं इन ख्यालों में खोया था कि पीछे लोहे का भारी गेट चरमराते हुए खुला। मैं डर से उछल पड़ा और कार्ड फटाक से जेब में छुपा लिया। गेट से एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला। हाथ में टॉर्च थी। उसने रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर डाली। मैंने आंखों के आगे हाथ रख लिया। कौन है यहाँ? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी आवाज में सख्ती थी, मगर लहजा नरम। मैं सहमे हुए स्वर में बोला, मैं मयूर हूँ, अपने चाचा का इंतजार कर रहा हूँ। वह मेरे पास आए, झुके। मेरे भीगे कपड़े, पुराने कंबल देखा। उनकी आंखों में दया उतर आई। बेटा, यह अब कोई चाचा नहीं आने वाला। तुझे कब से यहाँ बिठाया हुआ है? मैं रोते हुए बोला, बहुत देर हो गई। वे बोले थे गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। उन्होंने सब समझ लिया। अफसोस से मेरे हाथ पकड़े। चल मेरे साथ अंदर। बाहर बहुत ठंड है। यह अनाथ आश्रम है। यहाँ वे बच्चे रहते हैं जिनका कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं होता। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, मेरा तो घर है। पापा ने बहुत प्यारा घर बनाया था। मैं लावारिस नहीं हूँ। चाचा जी बस अभी आते ही होंगे। उन्होंने ठंडी सांस ली और प्यार से बोले, बेटा, तेरे चाचा तुझे यहाँ छोड़कर चले गए। वे अब वापस नहीं आएंगे। अगर आना होता तो तुझे बारिश में ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। चल अंदर चल। यह बात मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ गई। वे वापस नहीं आएंगे, यह शब्द दिमाग में गूंजते रहे। खामोशी से मैं उनके साथ अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा हॉल था। बहुत से बच्चे जमीन पर सो रहे थे। मुझे भी एक कोने में जगह मिल गई। पूरी रात में जागता रहा। मेरी मुट्ठी में एक कार्ड दबा हुआ था। अब मेरी आखिरी उम्मीद। अगली सुबह सूरज निकला तो आश्रम का नजारा साफ दिखा। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, कुछ रो रहे थे। मुझे ऑफिस में बुलाया गया। वही आदमी यहाँ बैठे थे जिन्होंने रात मुझे अंदर लाया था। सब बच्चे उन्हें सर जी कहते थे। आश्रम के वे हेड थे। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया और प्यार से पूछा, बेटा, सच सच बता, तुझे यहाँ कौन छोड़कर गया? तेरे मम्मी पापा कहाँ है? कुछ पल खामोश रहने के बाद मैंने जेब से कार्ड और पर्ची निकालकर मेज पर रख दी। सर जी ने हैरानी से कार्ड उठाया, उलट पुलट कर देखा। यह क्या है? कहाँ से मिला तुझे? मैं रोते हुए बोला, यह मेरे पापा का है। उन्होंने कंबल में छुपा कर रखा था। इस पर मेरा नाम लिखा है और यह पर्ची, इसमें कोड है। पापा कहते थे इससे मशीन से पैसे निकलते हैं। सर जी और हैरान हुए। कार्ड पर मेरा नाम पढ़ा, पर्ची देखी। वे कुछ देर सोच में डूबे रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, तेरे पापा बहुत समझदार इंसान थे। शायद उन्हें अंदाजा था कि उनके जाने के बाद तुझसे कैसा सलूक होगा। यह कार्ड तेरा है बेटा। अगर इसमें पैसे हैं तो सिर्फ तेरे ही होंगे। मैंने उम्मीद भरी नजरों से देखा। क्या हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने पैसे हैं? मैं इन पैसों से घर वापस जाना चाहता हूँ। चाचा से घर वापस लेना चाहता हूँ। सर जी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, चल मेरे साथ। वे मुझे पास के बाजार में एक ATM तक ले गए। रास्ते भर मेरा दिल धड़कता रहा। क्या सच में पैसे होंगे? चाचा ने तो घर, गाड़ी हथिया ली। क्या बैंक के पैसे भी निकाल लिए होंगे?
मगर कार्ड तो छुपाया हुआ था। मशीन के सामने पहुंचे। मेरा कद छोटा था, इसलिए सर जी ने मुझे गोद में उठाया। हाथ कांप रहे थे। मैंने कार्ड डाला, मशीन ने ले लिया। कोड मांगा। मैंने कांपते हाथों से वही 4 अंक दबाए। आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे भगवान मदद करो। मशीन की बीप हुई। स्क्रीन पर ऑप्शन आए। सर जी ने इशारा किया, बैंक बैलेंस चेक करो। मैंने बटन दबाया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर नंबर उभरे। सर जी की आंखें फैल गई। मैं छोटा था, मगर इकाई दहाई सैकड़ा का हिसाब जानता था। यह रकम हजारों लाखों में नहीं, उससे कहीं ज्यादा थी। सर जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और भावुक होकर बोले, शुक्र है ऊपर वाले का। मयूर बेटा, तुझे पता है कि यह कितनी दौलत है? तेरे पापा ने तेरे लिए पूरी दुनिया छोड़ दी। वे तेरे साथ नहीं रहे, मगर तेरा सहारा पहले ही तैयार कर गए थे। मेरे होश उड़ गए। एटीएम से मैंने कुछ हजारों निकाले। नोट बाहर आते देख पापा की याद सजीव हो उठी। यह जादुई कार्ड है। स्क्रीन पर चमकते अंकों ने मेरी जिंदगी का रुख पलट दिया। कांपते हाथों से पैसे जेब में रखे, मन में एक अजीब सुकून और एक नई ताकत भर गई। फिर आश्रम लौटे। यह खामोशी अब डर की नहीं, बल्कि एक नए मोड़ की थी। जब हम अनाथ आश्रम लौटे तो सर जी मुझे सीधे अपने छोटे से ऑफिस में ले गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया, कुर्सी पर बैठे और मेरी तरफ देखकर गंभीर स्वर में बोले, मयूर बेटा, यह सारी दौलत अब तेरी है, लेकिन याद रखना, जिस सांप ने तेरे पापा को डसा था वह अभी भी जिंदा है और आसपास ही कहीं घूम रहा है। अगर राजेश चाचा को पता चल गया कि अनिल साहब ने तेरे नाम इतनी बड़ी रकम छोड़ी है, तो वे तेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। इस राज को राज ही रहने देना होगा। मेरी उम्र अभी छोटी थी, लेकिन जिंदगी के हालात ने मुझे बहुत पहले ही बड़ा बना दिया था। मैंने सर जी की तरफ देखा और बोला, सर जी, मैं ये पैसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि यहाँ के सब बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा ठंड में ठिठुरा या भूखा सोए। सर जी की आंखों से आंसू झलक आए। वे आगे बढ़े, मेरे माथे को प्यार से चूमा और बोले, तू बिल्कुल अपने पापा जैसा है। फिक्र मत कर, यह राज मेरे सीने में ही रहेगा और तेरा भी पूरा ख्याल रखूंगा। उस दिन से अनाथ आश्रम का चेहरा मोहरा ही बदलने लगा। सर जी ने बहुत समझदारी से काम लिया। वे थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते और आश्रम की सबसे जरूरी चीजें पूरी करते। किसी को जरा से भी भनक नहीं लगी कि यह मदद कहाँ से आ रही है। बच्चे के लिए नए गद्दे आए, मोटे मोटे गर्म कंबल पहुंचे और सबसे अहम, पढ़ाई के लिए अच्छे टीचर की व्यवस्था हो गई। मैंने फैसला किया, इन पैसों से अपनी पढ़ाई पर पूरा जोर दूंगा। मुझे मालूम था कि सिर्फ दौलत मुझे मेरी खोई हुई जगह वापस नहीं दिला सकती। असली ताकत पढ़ाई है और कानून से मिलेगी। दिन ऐसे ही बीतते गए। महीनों में, महीने सालों में मैं आश्रम के बच्चों के साथ बड़ा हुआ। हम सब एक परिवार की तरह रहने लगे। मैं उनका बड़ा भाई बन गया। उनकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करना मुझे इतना सुकून देता कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कभी कभी रात को छत पर जाकर मैं आसमान की तरफ देखता और पापा से बातें करता। पापा, आप देख रहे हैं ना, मैं सबका ख्याल रख रहा हूँ, जैसा आप मेरा ख्याल रखते थे। दूसरी तरफ शहर से राजेश चाचा की खबर कभी कभी आश्रम तक पहुंच जाती। सुना कि उन्होंने पापा की जायदाद बेचकर शहर के सबसे महंगे इलाके में विशाल बंगला खरीद लिया। वे और उनके बेटे ऐशो आराम की जिंदगी में डूब रहे थे। कभी कभी मन करता था कि जाकर उनसे पूछे, मेरा क्या कसूर था, लेकिन सर जी ने हर बार मुझे रोक लेते। वे कंधे पर हाथ रखकर कहते, सब्र रख मयूर, बदला लेने का असली तरीका यह है, तू खुद को इतना मजबूत और काबिल बना ले कि उन्हें तेरे पास आने की जरूरत पड़ जाए, न कि तुझे उनके पास जाना पड़े। कुदरत की लाठी बिना आवाज के चलती है बेटा, और अपना हिसाब खुद ही चुकाती है। उनकी बातें मैंने दिल में बांध ली। मैंने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। स्कूल में हमेशा पहले नंबर आता, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हर सफलता के पीछे पापा की वह कमाई और सर जी की परवरिश थी। मैंने कानून की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ वकील बनना नहीं था। मैं कुछ और बनना चाहता था, ऐसा जिससे जालिम भी कांप जाए। पापा की तरह सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि उनसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था, ताकि सिस्टम के अंदर रहकर उन जख्मों का इलाज कर सकूं जो मेरे और मेरे जैसे हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। यह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। दिन में आश्रम संभालता, छोटे बच्चों को पढ़ाता और रात को जागकर किताबों में डूब जाता।
आंखें लाल रहती, सिर दर्द करता, लेकिन मैंने आराम को कभी हावी होने नहीं दिया। फिर परीक्षा के दिन नजदीक आए, मैंने पूरी जान लगा दी। सबके बाद इंटरव्यू का दौर शुरू हुआ। पैनल के सामने बैठे हुए पापा याद आए। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया था। एक अधिकारी ने पूछा, मयूर, तुम पुलिस अधिकारी ही क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारे पास तो और भी कई रास्ते हैं। मैंने भरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, सर, मैंने बचपन में देखा है कि जब कानून कमजोर पड़ता है तो अनाथ के सिर से छत छीन ली जाती है। मैं यह मजबूत दीवार बनना चाहता हूँ जिससे टकराकर जुल्म का तूफान खुद लौट जाए। मेरे पापा ईमानदार इंसान थे। मैं उनका अधूरा मिशन पूरा करना चाहता हूँ। मेरे जवाब में दर्द और सच्चाई इतनी थी कि पूरा पैनल खामोश हो गया। रिजल्ट का दिन आया। मैं आश्रम की बैठक में बच्चों के बीच बैठा था। सर जी लैपटॉप पर लिस्ट देख रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। अचानक उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे मयूर बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, एग्जाम क्लियर हो गया। आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे मुझसे लिपट गए। सर जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। पापा, आपका बेटा पुलिस अधिकारी बन गया। ट्रेनिंग का दौर बहुत सख्त था, लेकिन मेरे गुजरे हुए दर्द के सामने यह कुछ भी नहीं था। मैंने हर मुश्किल को पार किया। पासिंग आउट परेड के दिन जब मेरे कंधे पर सितारे सजे तो कोई खून का रिश्तेदार साथ नहीं था, लेकिन सर जी वहां मौजूद थे। उन्होंने पिता की तरह मेरे कंधे पर बैज लगाया। यह पल मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल क्षण था। अपने ही शहर में मुझे एसपी की पोस्टिंग मिली। वही शहर जहां कभी मुझे बारिश की उस रात में कूड़े की तरह फेंक दिया गया था, आज मैं उसी शहर का रक्षक बनकर लौटा। पहली पोस्टिंग के दौरान ही मुझे रिश्वत और सिफारिशियों का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े नेता और कारोबारी मेरे ऑफिस में आते और मेज पर नोटों की गड्डियां रख देते। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने ब्रीफकेस में मेरी मेज पर रखी और बोला, एसपी साहब, यह आपके लिए मिठाई है। हमारा छोटा सा काम कर दीजिए, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। मैंने नफरत से उस ब्रीफकेस को देखा, कुर्सी से उठा और गरज कर बोला, मैं अनिल साहब का बेटा हूँ। मेरी कीमत लगाने की कोशिश भी मत करो, वरना हथकड़ी तुम्हारे हाथों में होगी। वह आदमी मेरे चेहरे को देखता रह गया और सामान समेट कर चला गया। शहर में खबर फैल गई कि नए एसपी बहुत सख्त और ईमानदार है। मुझे पता था कि ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार था। अपनी सैलरी और पापा की छोड़ी रकम से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। अनाथ आश्रम को मैंने बेहतरीन स्कूल और हॉस्टल में बदल दिया। यह हर सुविधा थी जो मुझे बचपन में नहीं मिली थी। मैं अक्सर वर्दी में वहां जाता और बच्चों के साथ वक्त बिताता। अब मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। मैं कामयाब, ताकतवर और सम्मानित इंसान बन चुका था, लेकिन एक तकलीफ अभी भी थी, राजेश चाचा और उनकी फैमिली। मैंने अपने जरिए उनकी खबर रखना शुरू कर दिया। पता चला कि उन्होंने जो दौलत हथियाई थी उसे उन्होंने खुद बर्बाद कर दिया। उनके दोनों बेटे किरण और रविंद्र, जो कभी महंगे स्कूल में पढ़ते थे, अब पूरी तरह बिगड़ चुके थे। बड़ा बेटा जुए का आदी हो गया, छोटा बदमाशी में पड़ गया। राजेश चाचा बीमार रहने लगे और उनकी दौलत तेजी से खत्म हो रही थी। एक दिन मैं ऑफिस में फाइल देख रहा था कि सिपाही अंदर आया, सैल्यूट किया और बोला, सर, एक कत्ल का केस आया है। 2 लड़कों ने नशे में एक दुकानदार की जान ले ली। हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनका बाप बाहर हल्ला मचा रहा है, कह रहा है कि उसके बच्चे बेकसूर है। मैंने सिर उठाया और पूछा, उन लड़कों का नाम क्या है? सर, एक का नाम किरण है और दूसरे का रविंद्र। मेरी कलम रुक गई। यह नाम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी नहीं थे। ये तो मेरे चचेरे भाइयों के नाम थे, किरण और रविंद्र। मैंने धीरे से सिर उठाया, सिपाही के आंखों में देखा और पूछा, उनके बाप का नाम क्या है? सर, राजेश नाम है। यह नाम सुनते ही मेरे दिमाग में वह पुरानी बारिश वाली रात घूम गई। वह ठंडी सर्द रात, अनाथ आश्रम का लोहे का गेट और मुझे कंबल में लपेट कर फेंक देना। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुदरत ने अपना खेल पूरा कर लिया था। वह पल आज पहुंचा था जिसके बारे में सर जी ने बार बार मुझे चेतावनी दी थी। मैंने गहरी सांस ली, कुर्सी की पीठ से टेक लगाई और सिपाहियों से कहा, उन्हें हवालात में डाल दो और उनके बाप से कह दो, अगर वह अपने बेटों की रिहाई चाहता है तो खुद एसपी साहब के सामने पेश होना पड़ेगा। सिपाही हैरान हुए कि मैं इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा हूँ, लेकिन उसने हुक्म माना। जी सर, कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद मैं उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया।
बाहर मौसम भारी था, ठीक वैसी ही घटा छाई हुई थी जैसे 20 साल पहले उस रात थी। मैंने अपनी वर्दी को ठीक किया। आज अदालत लगने वाली थी और जज कोई और नहीं, वही बच्चा था जिसे एक पुराने कंबल में लपेटकर कचरे की तरफ फेंक दिया गया था। अगले कुछ घंटे मेरे लिए बेहद भारी थे। मुझे पता था कि वह आएगा, वह आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। आज वह मेरी चौखट पर भिखारी बनकर आएगा। शाम के साये गहराते जा रहे थे, तभी ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। चपरासी ने अंदर आकर कहा, सर, मुजरिम के पापा मिलने आए हैं। बहुत रो रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब के पैर पकड़ लूंगा, बस बच्चों को बचा ले। मैं घूमने वाली कुर्सी पर बैठा था, मेरा रुख खिड़की की तरफ, पीठ दरवाजे की तरफ। मैंने हाथ के इशारे से कहा, भेज दो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, लड़खड़ाते कदमों के आवाज आई। एक बुढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ, सांस फूली हुई, पूरा बदन कांप रहा था। साहब जी, ऊपर वाले का वास्ता, मेरे बच्चे मासूम हैं, मुझ पर रहम कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यह वही आवाज थी जो 20 साल पहले गरजती थी, मुझे डांटती थी, पूछती थी कि तेरे बाप ने दौलत कहाँ छुपाई है। लेकिन आज उसमें सिर्फ बेबसी थी। मैंने धीरे से कुर्सी घुमाई, मेरा चेहरा उसके सामने आया। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थी। मैंने साफ लहजे में कहा, सर उठाकर बात करिए राजेश साहब। मेरी आवाज सुनते ही उस बुढ़े ने झटके से सिर उठाया। उसकी धसी आंखें मेरे चेहरे पर जम गई। पहले एक पल पहचान की चमक, फिर हैरत, फिर इतना डर कि चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे कोई भूत देख लिया हो। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। दीवार की घड़ी टिक टिक हथौड़े की तरह लग रही थी। राजेश मेरे सामने खड़ा था, पत्थर की तरह, होठ कांप रहे थे, चेहरा लाल हो गया। कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्द गले में अटक गए। मैं कुर्सी से टेक लगाया, शांत स्वर में बोला, क्या हुआ राजेश साहब, पहचाना नहीं? या 20 साल का वक्त इतना लंबा होता है कि खून के रिश्ते भी धुंधले पड़ जाते हैं? उसके घुटनों में जान नहीं रही थी। वह लड़खड़ाया और वही जमीन पर बैठ गया। मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, मयूर। धीरे धीरे उसके पास गया। जी हाँ, मयूर, वही मयूर जिसे आपने उस बारिश वाली रात में कचरे की तरह अनाथ आश्रम के गेट पर फेंक दिया था। वही मयूर जिसके सर से छत छीन ली गई। आपने अपने महल की नींव उसी से रखी थी। आज आप उसी महल के ऑफिस में मेरे सामने अपने बेटों की जिंदगी की भीख मांगने आए हैं। उसने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए और फूट फूट कर रोने लगा। हिचकियां बंद गई। एक वक्त था जब उसकी आवाज से घर की दीवारें कांपती थी। आज वह मेरे पैरों में पड़ा किसी बच्चे की तरह बिलख रहा था। मुझे माफ कर दो मयूर, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। दौलत की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे लगा शायद मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन देखो आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैंने उसे जमीन पर ही बैठे रहने दिया क्योंकि वह जगह उसने खुद चुनी थी। सख्त लहजे में पूछा, और आपकी वह दौलत, वह पैसा, वह बैंक बैलेंस जिसके लिए आपने अपने भाई की निशानी को भी नहीं बख्शा, कहाँ गया सब कुछ? वह रोते हुए सिर हिलाया और कांपती आवाज में अपनी तबाही की कहानी सुनाई। सब खत्म हो गया मयूर, सब राख में मिल गया। मेरी नस्ल उजड़ गई। मेरा बड़ा बेटा जुए में सब कुछ हार गया। वह घर जो मैंने तेरे हिस्से के पैसे से बनवाया था, वह भी बिक गया। छोटा बेटा बुरी संगत में पड़ गया। आज दोनों जेल में हैं, कत्ल के इल्जाम में। मेरे पास 1 रुपया नहीं है कि वकील कर सकूं। किराए के मकान में रहते हैं। फाकों की नौबत आ गई है। उसकी बातें सुनकर मुझे सुकून नहीं मिला, बल्कि एक अजीब सा इंसाफ का एहसास हुआ। कुदरत ने अपना हिसाब खुद चुकता कर दिया। जो आदमी मुझे अनाथ आश्रम पर छोड़कर गया था ताकि सारी दौलत उसकी हो जाए, आज खुद पाई पाई का मोहताज बन गया। मैंने मेज की तरफ कदम बढ़ाए, पानी का गिलास उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। पानी पीजिए। पानी पीने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में सवाल था। मयूर, तू इतना बड़ा अफसर कैसे बन गया? मैंने तो तुझे लावारिस छोड़ा था, तेरे पास कपड़े भी नहीं थे। तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? बस यही पल था जब मुझे वह रात खोलना था जो 20 साल सीने में कैद था। मैं मुस्कुराया, एक जीत भरी मुस्कान। आपको याद है उस रात जब आप मुझे अनाथ आश्रम ले जा रहे थे? आपने मुझे ठंड से बचने के लिए पापा का वही पुराना कंबल लपेट दिया था। आपको वह कंबल बहुत बेकार लगता था ना? राजेश ने हैरानी से देखा। हाँ, याद है। आप सारी जिंदगी पापा की दौलत ढूंढते रहे, उनके लॉकर छानते रहे, लेकिन आप नहीं जानते थे कि पापा ने असली दौलत कहाँ छुपाई थी। वह बैंक कार्ड, वह लाखों करोड़ों रुपए, सब पापा ने उस पुराने कंबल के अंदर सिलकर रख दिए थे।
जिसे आपने बेकार समझकर मेरे साथ ही फेंक दिया था। उसकी आंखें सदमे से फट पड़ी, मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? जी हाँ चाचा जी, दौलत के लिए आपने अनाथ भतीजे को घर से निकाला और वही दौलत आपने अपने हाथों से उस भतीजे को सौंप दी। उसी दौलत से मैंने पढ़ाई की, अफसर बना और उसी से आज अनाथ आश्रम को महल जैसा बना दिया। आप मुझे मिट्टी में मिलाना चाहते थे, लेकिन आपने मुझे खजाने पर बिठा दिया। राजेश के चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। वह अपने हाथों को देख रहा था, जैसे उन्हें काट खाना चाहता हो। वह दौलत हाथ में नहीं आई, नफरत और जलाहत में उसने उसे खुद से दूर कर दिया। वह मौत से भी बुरी सजा थी। वह फिर मेरे पैरों की तरफ झुका, जूते पकड़ लिए। मयूर, मैं तबाह हो गया। मेरी बुरी नीयत ने मुझे मार डाला, लेकिन मेरे बच्चे, वे तुम्हारे भाई है। ऊपर वाले के लिए उन्हें बचा लो। ये जेल में मर जाएंगे, लोग मार डालेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे अंदर का इंसान जाग उठा, दिल दुखा, गुस्सा भी फूटा। पुराने मंजर आंखों के सामने घूम गए, जब मैं छोटा था और वह मुझे धुतकारता था। लेकिन फिर पापा की परवरिश याद आई। सरजी के शब्द गूंजे, इंतकाम का सही तरीका यह है कि तुम वैसे न बनो जैसे वे हैं। अगर मैं आज उसे खाली हाथ भेज देता तो मुझमें और उसमें क्या फर्क रह जाता। मैं अनिल साहब का बेटा मयूर था। मैं इतना छोटा नहीं हो सकता था। मैं अनिल साहब का बेटा मयूर था। मैं इतना छोटा दिल तो नहीं रख सकता। जब राजेश चाचा मेरे पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रहे थे, तब मेरी परवरिश ने मुझे यह सब सहन नहीं करने दिया। मैंने आगे बढ़कर उनके कांपते बाजू पकड़े और उन्हें उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। वे अभी हिचकियां लेते रो रहे थे। उनका पूरा बदन सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था। मैं अपनी कुर्सी पर लौट आया, फोन उठाया और शहर के सबसे नामी वकील का नंबर मिलाया। हेलो, मैं एसपी मयूर बोल रहा हूँ। एक केस है, कत्ल का इल्जाम 2 लड़कों पर, किरण और रविंद्र। जी हाँ, मैं चाहता हूँ आप उनका केस लड़े और जमानत का इंतजाम करें। फीस की कोई चिंता मत कीजिए, वह मैं व्यक्तिगत रूप से दूंगा। राजेश चाचा अविश्वास से मुझे देख रहे थे। जिस भतीजे को उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की थी, वही आज उनके बच्चे को बचा रहा था। फोन रखते ही मैंने दाराज से चेक बुक निकाली, एक रकम का चेक काटा और उनके सामने रख दिया। यह कुछ पैसे हैं, इससे अपना इलाज करवाइए, घर का राशन भरवाइए। वकील साहब अदालत पहुंच रहे हैं, वे आपके बेटे को जमानत भी करवा देंगे। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कांपती आवाज में बोले, मयूर, मयूर, तू इतना अच्छा क्यों है? मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया? तूने मुझे जेल क्यों नहीं डाला? बदला क्यों नहीं लिया? मैंने खिड़की की तरफ मुंह मोड़ा। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे 20 साल पहले उस रात थी। मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बदला कमजोर लोग लेते हैं और मैं कमजोर नहीं हूँ। मैंने यह सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है, या मैं सब भूल गया हूँ। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि यह मेरे पापा की सीख है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि गिरते हुए को लात नहीं मारते, बल्कि हाथ देकर उठाते हैं। वे उठकर खड़े हुए, आगे बढ़े, मेरे सिर पर हाथ रखना चाहा, मुझे गले लगाना चाहा। शायद सोच रहे थे इस मदद से सब ठीक हो जाएगा, रिश्ते जुड़ जाएंगे, वे फिर से मेरे चाचा बन जाएंगे। लेकिन मैंने फौरन पीछे कदम हटाया और हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मेरे चेहरे पर अब नरमी नहीं, बल्कि एक पक्का फैसला था, भारी संजीदगी। वे सवाल भरी नजरों से मुझे देखने लगे। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने आपकी मदद की, आपके बेटे को बचाया, आपको खर्च दिया और वादा करता हूँ हर महीने आपके घर पर रकम पहुंचती रहेगी। आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझसे किसी रिश्ते की उम्मीद मत रखिए। मैं ना आपका भतीजा हूँ, ना आप मेरे चाचा। हमारा रिश्ता उस रात खत्म हो गया था जब आपने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। राजेश चाचा तड़प कर बोले, मयूर बेटा, ऐसा मत कहो, मैं सुधर गया हूँ, मुझे एक मौका दे दो, हम बस मिलकर रहेंगे। मैंने सिर हिलाया। मेरे लहजे में अब वह दृढ़ता थी जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। नहीं राजेश साहब, शीशा टूट जाए तो जुड़ सकता है, लेकिन उसमें दरार हमेशा रहती है। यहाँ तो कांच भी नहीं बचा, सिर्फ किचकिचाहट है। मैं आपका सहारा बन सकता हूँ, लेकिन अपना नहीं। वे सिर झुकाकर खामोश हो गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने क्या खो दिया। दौलत शायद दोबारा मिल भी जाए, लेकिन इज्जत और अपनापन जो खो चुका था, वो कभी वापस नहीं आ सकता। वे हल्के कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर पहुंचकर मुड़कर नम आंखों से मुझे देखा, फिर सिर झुकाकर बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मैं काफी देर तक खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देखता रहा। आज मेरा दिल बहुत हल्का था। मैंने अपना बोझ उतार दिया था। अब मुझे अनाथ आश्रम जाना था।
अब मुझे अनाथ आश्रम जाना था। सर जी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने टोपी उठाई, सिर पर रखी और ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर सरकारी गाड़ी खड़ी थी। मैं बैठा और ड्राइवर से कहा, आश्रम चलो। रास्ते में बारिश और तेज हो गई। मैंने शीशे से बाहर देखा। सड़कें सुनसान थी, लेकिन मेरा मन रोशन था। मुझे यकीन था कि राजेश चाचा और उनके बेटे अब कभी मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। मैंने उनकी जरूरत पूरी करने का उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया था। यह एहसान नहीं था, यह मेरी जीत थी। जिस अनाथ आश्रम में मैं कभी रोता हुआ बैठा करता था, आज वहां मेरे नाम की पट्टिका लगी थी, मयूर फाउंडेशन। सर जी बरामदे में खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा और दौड़कर उनके गले लग गया। सर जी, यह सब आपने कर दिखाया। बेटा, मुझे पता था तूने आज अपने पापा की आत्मा को खुश कर दिया। तूने साबित कर दिया कि इंसान दौलत से नहीं, दिल से बड़ा होता है। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल अब छट रहे थे। पीछे से चांद झांक रहा था। लगा जैसे पापा मुस्कुरा रहे हो। उनकी वह बात मेरे कानों में गूंज रही थी। वह पिन कोड हमारा राज है। हाँ, वही राज मेरे सबसे बड़ी ताकत बन गया। मैंने मन ही मन में फैसला लिया, राजेश चाचा को हर महीने रकम भेजता रहूंगा, लेकिन कभी उनके घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो रिश्ता बारिश की रात में छूट जाते हैं, वे दौलत की चमक में वापस नहीं जुड़ते। मेरी दुनिया अब अनाथ आश्रम के बच्चे और सरजी है। यही मेरा असली परिवार बन चुका है।